अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। आलमी वबा से दुनिया भर में 2,28,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 32,32,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 अमवात हुई, जबकि 358 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी लॉकडाउन की मुखालिफत में हैं। आज भी उन्होंने इसी वजह से भारतीय वज़ीर आज़म की हिकमत अमली पर तनकीद की। लेकिन क्या ये वक्त अपनी हिकमत अमली की तब्दीली का नहीं, बजाय इसके कि हम दूसरों पर तनकीद करें और बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर हम काबू पा सके। दूसरी तरफ वही हुआ कि जिसका हमें डर था, और इस डर का जिक्र हम रमजान से पहले अपने प्रोग्राम में एक बार कर भी चुके हैं। अशियाए खुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतों का जिक्र हमने किया, और साथ ही साथ तवक्को रखी थी कि हुकूमत में मॉनिटरिंग सख्त से सख्त रखेगी रमजान मुबारक के महीने में, और कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र फल और सब्जी फरोश भी कुछ खुदा का खौफ करेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। हम न्यूज़ के प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स के फोरम से 23 मार्च 2020 को यानी कि गुज़िश्ता माह एक तजवीज़ सामने आई थी, जिस पर अब लगता है कि बाकायदा तौर पर सोच विचार शुरू हो गया है। वो तजवीज़ क्या है और उससे किस तरह से अमल दरामद मुमकिन करवाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट इस बारे में किस तरह से सोच रही है, ये हम प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टाइगर फोर्स की, जो कि पीर से मुतहरिक होने जा रही है। तवक्कुआत जो वाबस्ता रखी गई हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से टाइगर फोर्स से, क्या क़वात पूरा उतरेंगी? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब। अमीर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तज्जियाकार इब्राहिम राजा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिब चौताई साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सहाफ़ी तज्जियाकार रजा रोमी साहब, और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे एंकर पर्सन तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज भी तनकीद से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन से मुताल्लिक उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म की हिकमत अमली को क्रिटिसाइज किया और कहा कि मोदी डरपोक निकला, कोरोना की वजह से पूरा मुल्क बंद कर दिया। मोदी ने गरीब लोगों का सोचा तक नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये किस अंदाज में की, क्या अल्फाज थे उनके, जरा उनकी ज़बानी सुनिए। वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उससे सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में, सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल किए गए कोरोना से निमटने के लिए, दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय। हम फिर से वही बात करें कि ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें, बजाय इसके कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करें। नासिब चौताई साहब, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू आपने सुनी, आप नहीं समझते ये वक्त ऐसा है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, मजीद बेहतर बनाए, बजाय इसके कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें? अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 50 इंच का चेस्ट है उसका। अब पतली मेजरमेंट कहाँ से आ गए प्राइम मिनिस्टर के पास? और खाली चेस्ट के क्यों आए, हाथ की लंबाई के क्यों नहीं आए, उसकी पहुँच के क्यों नहीं आए, उसकी शैतानी आंखों के क्यों नहीं आए? खैर छोड़ें, ये प्राइम मिनिस्टर का अपना मसला है कि कौन सा मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो। असल बात यह है कि जनूबी एशिया वो ख़ित्ता है जो बड़ा बदनसीब है हर मामले में। मैं कल गार्जियन की एक रिपोर्ट देख रहा था, कल CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो भी यही कह रहे थे। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कम लोग हुए हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र अदा करें, सजदे में पड़े, नफिल अदा करें, बग़ैर मस्जिद में जाए बग़ैर। और तो उसमें ये था कि दोनों मुल्क, ख़ास तौर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान, असल तस्वीर को छुपा रहे हैं। उनका ये भी उन्होंने कहा, CNN ने कल की रिपोर्ट में कहा कि अंदाज़ा ये था कि भारत में 10 लाख अफराद शिकार होंगे इस बीमारी का, लेकिन वक्त पर लॉकडाउन करने के बाद और उसके बाद तमाम मुसाइब झेलने के बाद वो आज बताए हमें ये रहे कि उनके पास 1 लाख भी अभी पूरे नहीं हुए हैं जो मरीज़ हों, और हलाक होने वालों की तादाद भी बहुत कम है। बांग्लादेश धोखा दे रहा है मुस्तकिल, वो टेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा है, वो बस अहमियत काम दिखा रहा है। भूटान नेपाल में वैसे ही नहीं पहुंच रहा। असल था हमारा जनूबी एशिया का। तो अच्छा, हमें इस बात पर खुश होना बिल्कुल चाहिए कि हमारे पास लोग, अल्लाह का शुक्र है कि कम अमवात हुई हैं, लेकिन कम अमवात इसलिए हुई हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आज जो उन्होंने कहा है ना कि लॉकडाउन गलत हुआ है, तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2 मई को, उससे पहले भी,
कि लॉकडाउन की वजह से अमवात कम हुई, लॉकडाउन की वजह से हमने इसको लिमिटेड कर दिया। 3 मौके पर उन्होंने ये जुमले कहे हैं लॉकडाउन की तारीफ़ में, और एक बार तो खुद अनाउंस किया। अब अच्छा, फिर वो जब मीटिंग होती है रोज़ाना की, वो तय करती है ना कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, तो उस पर मुखालफत क्यों, उस बात की लॉकडाउन की मुखालफत क्यों? फिर जब आपके 3 सूबे हैं जो लॉकडाउन करते हैं तो उनको भी पकड़े ना आप खाली सिंध की बात क्यों कर रहे हैं कि सिंध ने लॉकडाउन कर दिया? अशराफिया मुतासिर, देखें ये वो खबीस मर्ज़ है जिससे अशराफिया, दरमियाना और निचला तबका सब मुतासिर हुआ है। अशराफिया के मिल बंद हैं, अशराफिया की एयरलाइंस बंद हैं, अशराफिया के फ्लैट्स बंद हैं, कंस्ट्रक्शन बंद है, और गरीबों का रोज़गार बंद है, ज़ाहिर है। तो सबको मुतासिर किया। अल्लामा इकबाल ने 1918 में ख़त लिखा था इन्फ्लुएंजा के बारे में, वो पढ़ लीजिएगा, मैंने लगाया हुआ है अपनी फेसबुक के ऊपर। क्या कमाल का ख़त है। और आज के हवाले से, आज 2020 के हवाले से 1918 का ख़त अक्टूबर का, जो इन्फ्लुएंजा के हवाले से उन्होंने लिखा था कि अजीब बीमारी है, ना तबीब को छोड़ती है ना बीमार को छोड़ती है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि मजाक ना उड़ाएं, अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करें, तब्दीली ना करें, हिकमत अमली यही रखें जो लॉकडाउन की है, और इस पर इंसिस्ट करें कि जी हमें करना है ये, और इसको हमें इस तरह करना है कि अब हमारी माशी जो ठीक है। आमिर, जैसे प्राइम मिनिस्टर कर्फ्यू की मुखालफत तो पहले दिन से करते आए हैं, लेकिन लॉकडाउन की हिमायत में भी वो कभी नहीं रहे। बहरहाल भारत के हवाले से अगर बात करें हम, तो तनकीद ठीक है, तनकीद करें या फिर बजाय इसके कि अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें? देखिए, रियासत जो होती है बड़ी चीज होती है, एक वक्त बहुत सारे काम कर सकती है। वो अपने मुल्क में जो है वो तरक्याती काम भी कर सकती है, इंसानी जिंदगियां भी बचा सकती है, और जो दुश्मन है उसको आईना भी दिखा सकती है, उससे छेड़छाड़ भी कर सकती है, उसको तंग भी कर सकती है, तंजिया जुमलेबाजी भी कर सकती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े दुखी हों उस पर कि मोदी को अगर इमरान खान साहब ने कह दिया तो कोई गलत नहीं कहा। मेरे ख्याल में कम कहा, ज्यादा कहना चाहिए था, क्योंकि मोदी ने जिस तरह से वहां पे लॉकडाउन किया और उसके नतीजे में जो इंसानी अलमिया ने जन्म दिया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में खैर इमरान खान साहब पे बाज़ लोग जो उनकी हर वो अच्छा करें तो लोगों को बुरा लगता है, और वो कुछ भी कहें, जैसा भी कहें, लोग मुतमईन नहीं होते उनसे। तो खैर ये होता है बाज़ रहनुमाओं के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हमें माज़रत ख़्वाहाना रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने अगर मोदी को पे तनकीद की और जो भी उस पर जुमलेबाजी की, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेकर अयूब खान के दौर से लेकर बड़े बड़ी जुमलेबाजी पाकिस्तानियों ने की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो बाकायदा गाली दिया करते थे जब वो पब्लिक रैली पे खिताब किया करते थे, तो वो बड़ा ये रहा है हमारे यहाँ, साउथ एशिया का ट्रेंड है। यही फिर भारत के लोग भी करते हैं पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ। तो इसमें कोई हमें दुखी होने की बात नहीं है, और मेरे ख्याल में अगर फिर मौका मिले तो दोबारा करें वो इस तरह की बात, और इससे ज्यादा भरपूर अंदाज में करें। दूसरी बात ये कि जी ये जो बहस हमारी यहाँ हो रही है कि लॉकडाउन की तालाबंदी की जो बात हो रही है, पाकिस्तान में बशमूल सिंध कहीं पर भी एक मुकम्मल तालाबंदी नहीं हुई थी। हमारे यहाँ सिंध में भी, कराची में भी जुज़वी तालाबंदी हुई है। हमारे पूरे मुल्क में कराची तक खैबर बड़ा मिक्सा रहा है, और हम लोगों ने जो मैनेज किया है, हम लोगों ने 2-3 काम किए। पाकिस्तान ने नसीहतें की, एहतियात की तलकीन की, कहीं पर लोगों को कहते हैं ना जमा होने से रोका, पार्शल उसके अंदर, उसमें हमारी स्ट्रेटेजी जो है मिला जुला कर हम लोग जो है अब तक सर्वाइव किया और हम यहाँ पर आ गए हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बात मैंने गुज़श्ता रोज भी कही थी कि कोरोना वायरस से निपटने का कोई तीर बहतफ नुस्खा किसी के पास नहीं, ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास है, ना पाकिस्तान के पास है, ना भारत के पास है। हम अपने तजर्बे और अपनी गलती से सीखेंगे, और जाहिर है कि इस बीमारी के साथ अगर 1.5-2 साल कम से कम रहना है तो लोग बाहर भी निकले, कारोबार भी करेंगे। तो उसमें मतलब है ये हमारे यहाँ जो एक हो गया ना कि जी कहते प्रो लॉकडाउन एंड एंटी लॉकडाउन, ये तो डिबेट ही नहीं है। हमें वजीर आजम भी ये नहीं कहते कि आप लापरवाही से जाके लोगों से गले मिलना शुरू कर दें और जनाब रश लगा दें। वो भी यही कहते हैं कि जी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जो है अपना जिस्मानी ये कि जिस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया है उसको मजीद मौसर बनाया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन को भी आईना दिखाना जरूरी हो जाता है बाज़ औक़ात। अमीर, वाकई ये मतलब हमेशा करना चाहिए, दुश्मन को जब मौका मिले आप उसको मतलब आईना भी दिखाएं, उससे बढ़कर कोई काम करें। जी अमीर, देखिए मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि 33 लाख लोग दुनिया में मुतासर हो चुके हैं। मजाक कैसे हो सकता है? 2.25 लाख से जायद लोग दुनिया में सफ़े हस्ती से मिट गए। मजाक कैसे हो सकता है? अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आबादी के तनासुब से अगर देखें तो पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा संगीन है। इस वक्त पाकिस्तान में 16,000 कुछ लोग मुतासर हैं, भारत में 35,000 से अभी कम हैं लोग।
34,000 कुछ लोग मुतासर हैं। पाकिस्तान में 358 के करीब अमवात हैं और भारत में 1150 अमवात हैं। वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है आबादी के तनासुब के लिहाज से। तो अगर हम मुतासरीन की और अमवात की शरह देखें, जो चुगताई साहब ने कहा मुमकिन है वहाँ पे छुपाया जा रहा हो, लेकिन जो अब तक सामने आए हैं आदाद व शुमार उसके मुताबिक तो वहाँ सूरत हाल हमसे कदरे बेहतर है। लेकिन जो आमिर जावेद साहब ने बात की, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि बल्कि मैं सराहता हूँ वज़ीर आज़म की इस बात को। वज़ीर आज़म ने जो बात की होगी वो यकीनन इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी कि जो वाइट हाउस ने और अमेरिका की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है, जिस तरह माइनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है भारत के अंदर, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और इस कोरोना को मुसलमानों के साथ जिस तरह नथी किया जा रहा है, उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल, फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कुछ हो रहा है पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है शायद प्राइम मिनिस्टर ने बात की होगी। तो बिल्कुल ठीक कहा है, जब जब उनको मौका मिला है, मैं जो मेरी माजी करीब की जो याददाश्त है, मुझे कोई ऐसा वज़ीर आज़म नज़र नहीं आया सिवाय इमरान खान के कि जिसको जब जब मौका मिला उसने हिंदुत्व को एक्सपोज किया, जब जब मौका मिला आरएसएस को, हिंदू इंतहा पसंदी को, जनूनियत को एक्सपोज किया। नवाज शरीफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, जफरुल्लाह जमाली हो, राजा परवेज अशरफ हो, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं पिछले 10-12 साल के जो वज़ीर आज़म रहे, या आप चले शुजात हुसैन को भी शामिल कर लें और शौकत अजीज़ को भी, किसी को भी इतनी तौफीक नहीं थी कि वो दुनिया के सामने एक्सपोज करे मोदी की और इंडिया की खास तौर पे जिनके अंदर मजहबी इंतहा पसंदी की सोच है। बिल्कुल ठीक किया प्राइम मिनिस्टर ने, जब उनको मौका मिला उन्होंने किया, और आइंदा भी उनको जब मौका मिले करना चाहिए, और ये ज़रूरी था। इब्राहिम, वाकई ये ज़रूरी था आज का जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज़ किया नरेंद्र मोदी पर। देखें, एक तो जब हमारे टॉप ऑफिशियल्स, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो दुनिया के दीगर मुल्कों से बहुत बेहतर है, तो उसका एक कुदरती असर ये होता है कि पाकिस्तान के लोग उस पूरी सूरत हाल को बहुत ईजी ले लेते हैं। क्या पाकिस्तान की सूरत हाल दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर है? उसके लिए मैं आपके सामने और नाज़रीन के सामने एक छोटा सा फिगर शेयर कर दूँ कि अमेरिका में 2 लाख टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं, और अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम इसको 50 लाख टेस्ट रोज़ाना पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान में अब जाकर आज का जो फिगर है कोई 8,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। अमेरिका में 61 लाख टेस्ट हो चुके हैं और हमारे पास कोई 1,75,000 के करीब टेस्ट हुए हैं। तो ये कोई 25 से 35 गुना कम टेस्ट हैं, 25 से 35 गुना। और हमारे पास जो इस वक्त 16,000 केसेस हैं, अगर आप इनको 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो खुदा ना खास्ता हमारे पास ये केसेस का फिगर 5,60,000 बनता है। तो हम किस तरह कह सकते हैं इतनी जल्दी कि हमारे जो हालात हैं वो अमेरिका से और यूरोप से कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हैं? और ये फिगर भी उस सूरत हाल में है कि जब हमारे पास डेटा को एनालाइज करने की कोई बहुत ज़्यादा सलाहियत नहीं है, और हमारे जैसे जो मुल्क हैं जहाँ कोई ज़्यादा जमहूरियत नहीं है, भारत जैसे मुल्क, ईरान जैसे मुल्क, चीन जैसे मुल्क, वहाँ तो कभी सेहत आमा या जो अवामी मफाद की जो मालूमात होती हैं वो कोई ज़्यादा खुलकर सामने भी नहीं आती। तो हम किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर है। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुअली लॉकडाउन खोलना भी है तो पहले भी खुला हुआ है, आप थोड़ा सा और खोल दें, लेकिन जब आप बार बार ये कहना शुरू करते हैं कि हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है, हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है, तो लोगों में वो एक खौफ जो कोरोना का रहना चाहिए, और कोरोना का खौफ बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि कोरोना से हलाकतें हो रही हैं, हम सारी पूरी दुनिया देख रही है, तो वो खौफ भी खत्म हो जाता है। और हमने देखा है कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने और ये जो दीगर वज़रा हैं वो ये बातें करते हैं तो उसके बाद से लोगों ने इसको बहुत इजी लिया है, सवाए शुरू के 4-6 दिन के लॉकडाउन के हवाले से। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मोदी के हवाले से तनकीद, देखिए मोदी की आप जो वहाँ मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, एक रियासती पॉलिसी जो बनाई हुई है अक़लियतों के हवाले से, उस पर तो आप उनको उनकी ऊपर जुमलेबाजी करें, आप उसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी लेके जाएं, आप लेके भी जा रहे हैं, आप हिंदुत्व को भी एक्सपोज करें, लेकिन कम से कम ये जो मामला है ना, इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये कुछ जुमलेबाजी जो है इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है। और खुदा ना खास्ता देखें वहां भी लोग अगर अफेक्ट होते हैं तो ये इंसानियत का मसला है, वहां भी हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे उनके शक्लो शुबात है, हमारी जैसी रंगत है, हमारे जैसे इंसान है, तो बीमारी से तो पूरी दुनिया में कोई भी इफेक्ट हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। ठीक है, रज़ा रोमी साहब, प्राइम मिनिस्टर का बयान आपने भी सुना, बताइए क्या लगता है आपको, जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो ठीक है या बेहतर है कि हिकमत अभी अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर ले?
देखिए, बात यह है कि पहली तो ये बात है कि अगर तो उन्होंने कश्मीर की बात की होती या मुसलमान अक़लियतों की बात की होती हिंदुस्तान में, फिर तो बिल्कुल बजा बात थी कि आप नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसीज़ को, और जो वहाँ पे इंतहा पसंदी इस वक्त रूज पे है मुसलमानों के खिलाफ, उसको चैलेंज भी करें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी गालिबन, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, के कोरोना वायरस का जो हमला है कई ममालिक में, बेशमूल जनूबी एशिया के ममालिक में, तो ये बात बिल्कुल जो है कुछ अजीबो गरीब मालूम हुई। और वो इसलिए अजीबो गरीब मालूम हुई कि उसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये चीज़ है कि लॉकडाउन करना जो है वो बुज़दिली नहीं है। लॉकडाउन तमाम साइंसदानों और डॉक्टरों के मशवरे के एन मुताबिक है। पाकिस्तान में तमाम डॉक्टर्स जो हैं, चाहे वो सिंध के हों या पंजाब के हों, वो ये कह चुके हैं कि आप लॉकडाउन करें और तदाबीर, हिफाजती तदाबीर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है मेडिकल सिस्टम में कि वो कोप कर सके बहुत ज़्यादा मरीजों की। और जैसे कि अभी तक रिपोर्ट हो चुका है 300 के करीब जो हैं हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। गवर्नर जो है सिंध के, उनको हो गया, दीगर और बहुत सारे लोगों की इतलात आ रही हैं। तो जब एक चीज़ आपके मुल्क में फैल रही हो, और जहाँ तक आदादो शुमार के ताल्लुक है, कोई भी मुल्क हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम ममालिक जो हैं, यहाँ पर मसला यूं है कि टेस्टिंग हो ही नहीं रही। कल एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर फहीम यूनुस, जो कि मैरीलैंड में अमेरिका में इसी शोबे के इंचार्ज हैं और यहाँ पे कोरोना वायरस के बहुत एक्टिव है। उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जनूबी एशिया में सद अवाम की भी टेस्टिंग नहीं हुई, और उसकी बुनियाद पे जब आपके पास डेटा है ही नहीं, ना तो आप उसके ऊपर कोई हतमी बात कह सकते हैं और ना ही आप कोई पॉलिसी का तयन कर सकते हैं। इसलिए ये बात जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं थी, नंबर एक। और नंबर दो, जैसे कि इब्राहिम ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कोई भी इंसान, चाहे वो जहाँ भी हो, उसका कोई भी नेशनैलिटी हो, मजहब हो और कोई भी रंग हो, तो वो भी इंसान है। चाहे अफ्रीका में कोई इससे हलाक होता है, अमेरिका में होता है, हिंदुस्तान में होता है, हमें अगर इंसानियत की बात करनी है तो तमाम इंसान बराबर हैं, उनकी सेहत भी बराबर है। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये एक आलमी वबा है। इस वक्त हमें ये सोचना है कि किस तरह से इस मुल्क ने, तमाम मुल्कों ने मिलकर मुकाबला करना। सबसे ज्यादा हमारे खित्ते जनूबी एशिया में जैसे माहौलियाती तब्दीली है, इसी तरह जो पब्लिक हेल्थ है, ये भी अब एक कॉमन कंसर्न बनकर उभर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो कश्मीर और भारत में बसने वाली अक़लियतों का हवाला देकर तनकीद करते तो बेहतर होता। कोरोना के मामले पर किसी भी हुकूमत की स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज करना ये फिलहाल जो है अभी मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। जबकि आमिर जिया और अमीर अब्बास ने कहा कि दुश्मन को आईना दिखाना बाज़-औक़ात बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल, दुश्मन मुल्क पर बहुत होगी। अब जरा अपने अंदर, अपने मुल्क में, अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। रमज़ान मुबारक का महीना है और तकरीबन 5 रोज़े गुजर चुके हैं। मुल्क में फलों और सब्जियों की कीमत में अचानक इजाफा देखा गया। पहले से ही मौसमी मुश्किलात का शिकार तबकात के लिए हालात मजीद ख़राब हो गए, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरी और बेतहाशा इजाफे ने आम आदमी को मजीद परेशानी से दो चार कर दिया है। रमज़ान मुबारक में फल और सब्जियां महंगी हो गई हैं और इसमें 2 से 3 गुना इजाफा देखा गया है। लेकिन क्या कोरोना वायरस भी दिलों में खौफ खुदा ना डाल सका? क्योंकि जिसका जिक्र हमने रमज़ान मुबारक से शुरू होने वाले एक रोज़ के पहले प्रोग्राम में भी किया था। अमीर, तवक्को रखी जा रही थी कि लोगों के दिलों में खौफ खुदा होगा, लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एहतियात से काम लेंगे, मुनाफाखोरी नहीं होगी। और हम ये भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो भी सख्त से सख्त मॉनिटरिंग रखेगी। लेकिन जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि कोरोना की जैसी वबा जो है ये भी लोगों के अंदर कोई खौफ खुदा नहीं पैदा कर सकी? देखिए, इसी खौफ खुदा की बेचारे मौलाना तारिक जमील साहब ने आज से 1 हफ्ता पहले बात की थी और हमारी कौम में से कुछ मोतबर लोग लठ लेकर मौलाना तारिक जमील साहब के पीछे पड़ गए थे। क्या कहा था मौलाना तारिक जमील साहब ने कि अल्लाह हमारे अंदर कुछ बदअमालियाँ सरायत कर चुकी हैं, हमारे अंदर कुछ गुनाह सरायत, ये इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा था ना, इस तरह की जो मुतअद्दिद माशरती बुराइयाँ हमारे अंदर सरायत कर चुकी हैं। और अल्लाह, अगर तूने हमारी इन बुराइयों से नाला होकर हम पर कोई अजाब नाजिल किया तो हमें दरगुजर करते। क्या कहा था मौलाना साहब ने? लेकिन क्या दुर्गत बनाई मौलाना साहब की इस कौम ने। अच्छा, अब आप ये देखें कि किस खौफ खुदा की आप बात कर रही हैं। इसी रमज़ानुल मुबारक में 3 रोज़ पहले सियालकोट के एक बैंक को 2 पाकिस्तानी लूटने के लिए गए,
कोई इसराइल से तो नहीं आए थे ये, कोई यहूदी ईसाई तो नहीं थे, इसी पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमान थे ना। 3 दिन पहले पेशावर में, आप ही ने शो में बात की, एक चचा ने अपनी भतीजी को कत्ल कर दिया। कौन सा खौफ खुदा है? ये साउथ पंजाब में जाली शराब और जहरीली शराब पीने से लोग मारे गए। कौन सा खौफ खुदा है कोरोना की वजह से इस मुल्क के अंदर? कल या परसों में हैदराबाद में एक मासूम बच्ची को इसी माह मुकद्दस में, कि जिसकी एक रात के बारे में अल्लाह कहता है कि यह 1000 महीनों से अफजल है, इसी माह मुकद्दस में हैदराबाद में एक बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। कौन सा खौफ खुदा हमारे अंदर है? बदकिस्मती से हमने ज़रियाब इस मुल्क में मोटरवेज तो बनाई, हमने इस मुल्क के अंदर ऑरेंज ट्रेनें तो चलाई, हमने JF-17 भी बनाए, हमने एटम बम भी बनाया, लेकिन बदकिस्मती से हमने कोई कौम पैदा नहीं की। हम 72 सालों से मटीरियलिस्टिक अप्रोच तो रखते रहे, लेकिन हम एक आला औसाफ और आला अक़दार की हामिल कौम पैदा नहीं कर सके। आप अगर सर्च करें कि दुनिया की मोस्ट ऑनेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। मोस्ट पंक्चुअल नेशन इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। मोस्ट डिसिप्लिन्ड नेशन इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। मोस्ट लॉ अबाइडिंग नेशन ऑफ इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान आपको कहीं नजर नहीं आएगा। मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, मुझे बताएं कोई एक ऐसा वस्फ, जिस वस्फ की वजह से मेरी कौम दुनिया में पहचानी जाती हो कि हां ये जो वस्फ है ना, ये 197 अक़वाम में से सिर्फ पाकिस्तानी कौम में आपको नजर आएगा। कोई एक वस्फ, माशरती वस्फ बता दे जो बहैसियत मिन हैसुल कौम मेरी पहचान हो। पहचान क्या बनता जा रहा है? गिरा फरोशी, जिसका आपने सवाल बनाया। पहचान बनता जा रहा है मफाद परस्ती और मौका परस्ती, यानी जब मुझे मौका मिलेगा, चाहे वो ईद का त्यौहार है, चाहे वो रमजान का महीना है, मैंने लूटना है लोगों को। वस्फ क्या बनता जा रहा है? जखीरा अंदोज़ी, ये जो गंदम और चीनी की रिपोर्ट आ गई, ये हमारा वस्फ है। तो बहुत बदकिस्मती से ये अब इस मुल्क के जो चलाने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम नेशन बिल्डिंग पे काम करें। 2 पैरेलल प्रोसेस होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। एक कंट्री बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। कंट्री बिल्डिंग तो हो ही नहीं है, ना आपसे होगी, भाड़ में जाए। खुदारा नेशन बिल्डिंग करें। कुछ नहीं चाहिए, इस कौम को आला औसाफ और आला अक़दार की कौम बनाए। सोचें, सोशियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करें, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, मुआशरती मौलिजों को इन्वॉल्व करें। देखें कि हमने इस कौम के अंदर आला औसाफ कैसे पैदा करने हैं, ना कि हर रमज़ान के महीने में हम सवाल ये कर रहे हो कि रमज़ान के महीने में कीमतें बढ़ गई। अब इस रमज़ान में जिसने पूरे यूरोप को निचोड़ दिया कोरोना की वजह से, उस यूरोप के अंदर जहां रोजाना 1-1, 1,500 अमवात हो रही हैं, उन्होंने अपने ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर मुसलमानों के लिए सेल लगा दी है। लेकिन मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आपने ये सवाल बना दिया कि जी आज एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये सोचने की बात है, ये मुआशरती मसला है। इब्राहिम, हम भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डेली रिपोर्ट्स होती हैं कि किस तरह से सब्जियां महंगी मिल रही हैं, फल महंगे मिल रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, रमज़ान शुरू होने से पहले रेट्स मुख्तलिफ थे, आज वही 200-300 गुना महंगे। देखें, ये हमारे माशरे के तजादात हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के बावजूद हमारे बहुत से लोग इस बात पर मुसर हैं कि वो मसाजिद में जाएंगे और रमज़ान में सवाब कमाने का ये मौका वो किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे। और दूसरी जानिब वही लोग, हमारे तबके के वही, हमारे माशरे के वही तबके जो हैं, वो जो जिस तरह आपने बताया कि गिरां फरोशी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और रमज़ान के महीने में भी वो इस किस्म के काम कर रहे हैं। तो इससे हमारे जो एक माशरती तजादात हैं वो भी नज़र आते हैं। दूसरा, हम सदियों से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को खुदा का खौफ दिलाएं और खुदा खौफी के ज़रिए उनके अंदर कोई अच्छे औसाफ पैदा करें। लेकिन यूरोप और अमेरिका और जो दीगर मगरबी दुनिया है, वो हमसे बहुत पहले इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि ये जो माशरे हैं, ये इनमें रहने वाले सब लोग जो हैं वो खुदा खौफी से कोई मेरिट के तहत और क़वाइद व ज़वाबित के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। इसलिए उन्होंने खुदा खौफी के साथ साथ कानून का खौफ जो है वो वहाँ पे नाफिज किया। अब आप सब ने जो है वो देखा होगा यूरोप और अमेरिका में, ख़ास तौर पर वहाँ जो पाकिस्तानी भी हैं, उनकी भी जो वहाँ पे सुपर स्टोर्स हैं या छोटी मोटी शॉप्स हैं, वहाँ पे एक स्टिकर प्राइस की वो एक मशीन होती है और हर जो चीज़ वहाँ मिल रही होती है उसके ऊपर एक वो प्राइस जो है वो चिस्पा कर दी जाती है उस मशीन के ज़रिए। और किसी की मजाल नहीं है कि वो उस प्राइस से ज़्यादा जो है वो किसी से ले ले। हत्ता कि जो सब्जियां और फ्रूट के जो केबन्स होते हैं उनके ऊपर भी वो एग्जैक्ट प्राइस लिखी होती है
क्योंकि वहाँ पे कानून की सख्ती है। अब हमारे यहाँ सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आपके पास प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी बन जाती हैं, आप हर हुकूमत कहती है कि हम छापे भी मारेंगे, लेकिन हर किसी को पता है कि यहाँ पे कानून जो है वो उनको कुछ नहीं कहेगा। इसलिए ये गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये दीगर हमें स्कैम्स नज़र आते रहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो खुदा खौफी के साथ साथ असल ये जो कौम सुधरेगी वो उसी सूरत में सुधर सकती है कि आप कानून को नाफिज करें। दूसरी बात, हमारे जो उलमाए कराम भी कहते आए हैं कि हम तो खुद कहते हैं कि, और पढ़ते भी आए हैं अहादीस भी और रवायात भी दीनी, कि हुकूकुल्लाह तो जो है वो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो माफ़ फरमा देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो ये हुकूकुल इबाद ही है ना, कि ये जो आप लोगों के हकूक ही मार रहे हैं कि अगर उनको रमज़ान में भी आप जो है असल प्राइसेस से ज़्यादा जो है वो उसमें उनको गिरां फरोशी कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ खुदा खौफी से ये मसला हल नहीं होगा, ये सिर्फ कानून के खौफ से मसला हल होगा और इसके ऊपर आपको कानून का इतलाक़ करना एमबीसी रमजान शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि नाजायज मुनाफाखोरों को छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि रमजान में मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ाई जाए। अब यहाँ पे ना तो हुकूमत कहीं हमें मुतहरिक नजर आ रही है, ना लोगों के दिलों में खौफ खुदा है। देखिए, मैं ज़्यादा बात करके अमीर अब्बास का जो खिताब था उस पर फ़लसफ़ा बदआमाली और नज़रिया इंसानी की ख़िलाफ़ वर्जी, इसको वो ज़ाय नहीं करना चाहता। इसका मज़ा, इसका चटखारा बहुत ज़बरदस्त है। ये तकरीरें बहुत शानदार हैं, ये तकरीरें बहुत जानदार हैं। इन तकरीरों में बड़ा मतलब मीठ है, बहुत ज़्यादा नज़रियात भी मिलते हैं आपको, ख्वाहिशात भी मिलते हैं आपको, तमन्नाएँ भी मिलती हैं आपको ख्वाब भी मिलते हैं। आपको वो ख्वाब भी मिलता है जो अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिनके पिछले जो यौम मनाया गया पिछला, उस पर किसी ने उनको याद भी नहीं किया। तो ये मैं ज़ाय नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये हकीकत करना चाहता हूँ कि जो इन दोनों ने कहा है, राजा ने और अमीर ने, कि बदआमाल लोग इंसानों से हमदर्दी करते हैं। वो जहाँ खुदा का तसव्वुर नहीं है, जो खुदा पर यकीन नहीं करते, वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। और खुदा ने यही तो कहा है ना कि इंसानों से मोहब्बत करो, इंसानों का ख्याल रखो। तो अब अच्छा, फिर इस्लामी मुल्क भी हैं, आपके कई इस्लामी मुल्क हैं जो कोरोना का शिकार हैं, जहाँ ख़ास टाइम में दुकानें खुलती हैं, वहाँ 70% तक रियल सेल है, हकीकी सेल है। स्पेन चले जाएं आप, बेल्जियम चले जाएं, रमज़ान सेल के नाम पर उन्होंने वाकई लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ दे रहे हैं। वो जैसे मार्केटिंग का अंदाज़ भी है, इंसानी हमदर्दी का अंदाज़ भी है। हमारे मुल्क के अंदर, मैंने जैसे कहता रहा हूँ मैं 4 महीने से, लोगों को बुरा भी लगा वो, कि हमारे यहाँ जब रजब का चांद होने वाला होता है तो ये अपनी धोती वोती पहन के आ जाते हैं और पूरी नमाज़ें शुरू कर देते हैं ये, और उसके बाद ये इजाफ़ा शुरू करते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा रजब का, फिर शाबान का पहला अशरा, दूसरा अशरा, फिर रमज़ान, और फिर रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो तो क़यामत हो जाता है। वो तो लगता है लूट। इसकी एक बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह हुकूमत की कमज़ोरी है, बुनियादी वजह ज़ेली हुकूमत की कमज़ोरी है, बुनियादी वजह हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की। इखलाक तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि इखलाक तो हमारे हैं ही नहीं। अब जब इखलाक नहीं है, जब इंसानी हमदर्दी नहीं है, तो उसको पैदा कराने की, वो पैदा नहीं हो सकती। उस पर अमल कराने के लिए आपको जबर करना पड़ेगा। आपको जो कमेटियाँ आपने कायम की या तो वो ख़त्म कर दें या उससे काम लें। लेकिन अगर वो भी करप्ट तो क्या करें आप? अगर वो भी करप्ट हैं तो क्या करें? माशरा पूरा अगर करप्ट है तो फिर आप कहाँ जाएँ? फिर प्रोग्राम करना ही बेकार है, फिर इस पर बात करना ही बेकार है। क्योंकि हम जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की है, इंफरादी हैसियत में, उतनी ही जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। और ये यहाँ पे हम दोनों तरफ से ही कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कंज्यूमर की जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, इंतहाई सोच के साथ कि हर साल रमज़ान मुबारक में उसकी भी जिम्मेदारी है। हमें कंपैरिजन के लिए गैर मुस्लिम ममालिक का इंतखाब करना पड़ता है। पाकिस्तान की तो हालत बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है मुनाफाखोरी के हवाले से। देखिए, ये कंपैरिजन्स अपनी जगह बिल्कुल वैलिड हैं और सही बातें कही गई, मगर जो है कीमतें जो है वो डिमांड और सप्लाई का फंक्शन भी हैं। माशियात का जो उसूल है कि अगर चीज़ों की तलब बढ़ती है
और उनकी सप्लाई उस तरह से नहीं होती, और ये हर रमज़ान में होता है। ये कोई 2020 में पहली बार तो हुआ नहीं, हर रमज़ान में होता है। मुझे ये याद है हर रमज़ान में इसके ऊपर शोर उठता है, हर रमज़ान में इसके ऊपर टीवी पे बहस होती है, कॉलम लिखे जाते हैं, खबरें आती हैं, छापे पड़ते हैं, और यही इल्तिजा और यही इस्तदा होती है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ करें। ये मसला जो है पता नहीं क्यों ये इसके ऊपर हम अभी तक हल नहीं कर सके कोई कि कम से कम एक रमज़ान के महीने से पहले जो है लोकल लेवल के ऊपर प्राइसेस की ना सिर्फ मॉनिटरिंग हो बल्कि सप्लाई चेन्स को भी देखा जाए, और वहाँ और ये भी देखा जाए कि किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है और उनको कैसे मैनेज किया जाए। अगर मार्केट में डिमांड को आप मैनेज कर लें तो फिर शायद थोड़ा कीमतों पर असर भी पड़ता है। जिन्होंने मुनाफा बनाना होता है वो तो मुनाफा बिल्कुल बनाते हैं। अब रही दूसरा जो सवाल है वो हमारी जो इज्तिमाई मुनाफिकत में, मैं कहूँगा कोई और लफ्ज़ नहीं है इसके लिए, कि एक तरफ तो जो है तरावी पढ़ने पर इतना जोर और मसाजिद को बंद करने के खिलाफ इतना ज़्यादा वो गुस्सा और गम के जी आप ये कर रहे हैं और ये तो यहूदी एजेंडा है फलाना है, लेकिन करतूत जो हैं वो बदकिस्मती से बिल्कुल भी मुसलमानों वाले नहीं हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इंसानियत कुछ भी हैं, सिर्फ ये इसमें मज़हब की वायलेशन नहीं बल्कि इंसानियत जो सिखाती है कि गरीब लोगों को आपने उनका खून नहीं छोड़ना रमज़ान के महीने में, या मिडिल क्लास सफ़ेद पोश तबके पे जो असर पड़ता है। तो ये तो हमारी बिल्कुल एक इज्तिमाई मसला बन गया हुआ है। यहाँ पर यही दोबारा से बात बावर कराई जा सकती है कि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और लोकल गवर्नमेंट्स, खैर वो तो अभी है नहीं, लेकिन ये लोकल लेवल पर काम होता है और इसे और उन्हीं को मुतहरिक करना पड़ेगा। और देखिए कि किस हद तक वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बात ये है कि ये इसके ऊपर कुछ देर पा बुनियादों के ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए और कोई हल निकलना चाहिए, पॉलिसी हल निकलना फिर से वही चाहिए। बात कि इंडिविजुअली हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। आमिर जिया साहब, हमारे मुल्क में सूरत हाल ऐसी है कि लोग 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम यही देखते हैं कि जब बाहर निकलते हैं लोग फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, तो वो महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। दरियाब साहब, अब बात शुरू हुई थी खौफ खुदा से। अब खौफ खुदा जो है हमारे यहाँ कहा जाता है जी रमजान में आप नेकी करें, यानी कि बाकी 365 दिन जो उसकी जरूरत नहीं है। अगर खौफ खुदा है हो और होना चाहिए तो पूरे साल के 365 दिन होना चाहिए। अगर बेईमानी नहीं करनी तो पूरा साल नहीं करनी। ये नहीं मुमकिन है कि जो शख्स जो है 11 महीने बेईमानी करे वो रमजान में आके नेक हो जाए। तो ये हमारी तवक्कुआत ही जो है गलत तवक्कुआत हैं, ऑब्जेक्टिव तवक्कुआत नहीं है। पहली बात तो मैं अर्ज करूँ। दूसरी बात ये कि हम लोग बहुत ज्यादा मुआवजा करते हैं अपना मगरबी ममालिक से और कहते हैं जी वहां पर जो है दुकानों पे वहां की मार्केट्स में इस तरह से बिहेव कर रही हैं। फिर मेरा यहाँ पर सवाल आता है कि हमारी तालीम जो है मगरबी ममालिक जैसी है, हमारी साइंस उन जैसी है, हमारी सियासत उन जैसी है, हमारी मईशत उन जैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनमें और हमें बहुत फर्क है। उनकी जो रियासतें हैं वहाँ पे इदारे बहुत मजबूत हैं और वहाँ पे तालीम बहुत आम है और वहाँ पे जो है रूल ऑफ लॉ है। तो आपकी ये सारी चीजें नहीं है और वो जब नहीं है तो जाहिर है कि फिर सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, हमारे जैसे जितने ममालिक हैं जो इन हालात में है फिर वो इसी तरह वहाँ के अवाम बिहेव करते हैं, क्योंकि रियासत जो है अपनी रिट वो है लोगों पे नाफिज नहीं कर सकती और वो काम सिर्फ एक हुकूमत का नहीं होता, वो सारे इदारों का होता है। उसके लिए पूरा आपको एक कहते हैं ना एक इनकलाबी सतह के ऊपर नीचे से ऊपर तक चीज़ों को तब्दील करना होता है जो हमारे यहाँ नहीं हुई हैं। और इसलिए हम हर बार जो है मतलब एक ऐसी बहस करते हैं कि जी वहाँ पे बरतानिया में तो जी वो सस्ता कर देते हैं सेल के अंदर, तो बरतानिया अलग वो है रियासत है, उसका इर्तका जो है बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है और हमारा जो है अभी हम गुत्थियों चल रहे हैं इर्तका के मामले में। तो हमारा तो मेरे ख्याल में कोई मुआवजा इस पर बनते ही नहीं, ना बनना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ तक बात है कि जी महंगाई क्यों होती है, रजा ने बिल्कुल सही कहा जी, तलब और उसका खेल है, रसद का खेल है। हमारी यहाँ डिमांड बढ़ती है तो जाहिर है कि फिर लोग पैसे भी बढ़ा देते हैं उन सब तमाम चीज़ों के। ये बात लेकिन ध्यान में रखनी कि हमारे यहाँ जो है भूख की वो सूरत हाल नहीं है कि लोग जो है खाना खास्ता फाके से उनका वो हो रहा हो। हमारे यहाँ क्योंकि चैरिटी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, हमारे यहाँ जो है जो ग्रे इकोनॉमी है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़ी है, बल्कि बाद लोग तो कहते हैं उससे ज्यादा है। जो हमारी लीगल इकोनॉमी है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो लोग गुजारा कर लेते हैं। जब भी आप देखें कि ये नहीं होता कि फल खरीदना लोग बंद कर दें, ये नहीं होता कि सब्जी खरीदना बंद कर दें, और वो सिर्फ ये नहीं होता कि अपर मिडिल क्लास खरीद रही है या सिर्फ मिडिल क्लास खरीद रही है, अमीर लोग खरीद रहे हैं। आपके लो इनकम ग्रुप के लोग भी अपने इस्तात के मुताबिक जो है खरीदते हैं वो चीजें। तो हमारे यहाँ वो वाला जो हम लोग बाज़ औक़ात अपनी लफाजी में कह जाते हैं, डिस्कशन में 2 पॉइंट सामने आए। एक तजवीज़ के तौर पर
और एक टेक्निकल पॉइंट है कि डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला भी हमें मद्देनजर रखना होगा कि तलब और रसद का ताल्लुक जो है वो निस्बतन साथ साथ ही होता है। डिमांड एंड सप्लाई पे एक बात अगर आप मुझे इजाजत दे दें, डिमांड एंड सप्लाई पे रजा रूमी साहब ने भी कहा और आमिर जाद साहब ने भी, ठीक ठाक है। देखिए डिमांड एंड सप्लाई का अगर मसला है तो डिमांड एंड सप्लाई तो ईस्टर और क्रिसमस के मौके पर भी होनी चाहिए ना। फिर अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में यही तो ईस्टर और यूरोप में तो वहां डिमांड बढ़ जाती है, वहां पे तो सर वहां तो सस्ती हो जाती है चीजें। डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ के कैरेक्टर की बात है सर, कैरेक्टर की बात भी है। अगर डिमांड एंड सप्लाई होता तो फिर डिमांड तो ईस्टर पे बढ़ जाती है, क्रिसमस पे बढ़ जाती है, फिर वहां पे भी तो महंगी होनी चाहिए, लेकिन वहां तो सस्ती हो जाती है चीजें। इदारे मजबूत हैं, वहां पर कानून की हुक्मरानी ना हो। आप देखें गोरा कितनी बड़ी बेईमानी करता नहीं सर, इसका कानून से ताल्लुक ही नहीं है, दुकानें लुट जाती हैं, इससे ताल्लुक ही नहीं है, इसमें ताल्लुक ही नहीं है। अगर मैं एक ग्रोसरी स्टोर का मालिक हूं, अगर मैं एक ग्रोसरी स्टोर का मालिक हूं तो मेरे ऊपर कोई कानून ये नहीं है, मेरे आमिर साहब मेरे ऊपर ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता पूरी दुनिया में कि मैंने ईस्टर त्योहार या ईद के ऊपर चीजों को सस्ता करना है, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून यह है कि मैं महंगा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सस्ता कर रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे अंदर कोई अखलाकियात मौजूद है ना। वहां तो लोग सस्ता करते हैं, वो बगैर कानून के खौफ के सस्ता करते हैं, वहां कोई कानून नहीं है जो कहता है कि ईस्टर पे सस्ता करो। उसमें भी पैसे बना रहे होते हैं, वो टर्नओवर पे पैसे बना रहे होते हैं। भले पैसा बना रहे हो, भले मुझे तो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, मुझे तो सेल दे रहे हैं ना, मुझे तो डिस्काउंट दे रहे हैं सर। अपने शेल्फ खाली करके वो नए माल के लिए जगह बनाते हैं, उनकी भले जगह बना रहे हो, आखिर कारोबार तो करना है ना, लेकिन मुझे तो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, महंगा तो नहीं बेच रहे। बात सुन ले, पैसे बनाने के दो तरीके होते हैं, आप या तो चीज को महंगा बेचें या टर्नओवर पे बेचें कि आप बहुत ज्यादा चीजें बेच रहे हो, कम प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो वहां पर ये दूसरी टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है। और एक और वजह होती है कि वहां पर इतना ज्यादा वो जो है प्रोडक्शन हो रही होती है और वहां की इतनी बड़ी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और सूद पर उधार पे चलती है, तो वहां पर खपत कभी कम होने ही नहीं देते। वो ऐसी टेक्निक्स करते हैं कि जो उनकी फैक्ट्रीज चलती रहें। हमारी और उनकी इकोनॉमी का कोई मुआवजा है ही नहीं। अगर आप करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आते किस तरह से। उनका कैरेक्टर जो है वो हमसे बेहतर है, उनका किरदार उनका कैरेक्टर हमसे बेहतर है। आमिर साहब इस तरह तो सर ना करें ना कि आप उनकी नेक नामी के ऊपर बिल्कुल कालक मल रहे हैं कि उनकी नेक नामी है ही नहीं है। वो नेक नामी की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो अच्छाई की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो तो फलां वजह से कर रहे हैं, सिस्टम में ऑपरेट करते हैं उनकी इकोनॉमी को। तो आप भी सिस्टम यहाँ पे बना ले, ऐसा आप भी सिस्टम बना ले कि रमजान आए तो मुझे केला, टमाटर, अदरक, प्याज, धनिया सस्ता मिल जाए, ईद आए तो मुझे सिस्टम दे दें आप वो वाला। आप जो है साइंस को प्रमोट करें तब होगा। आप इन हालात में रहकर 52% लिटरेसी के साथ आप अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपनी लिटरेसी बढ़ानी होगी। एक बहुत ही शॉर्टकट नहीं होता तरक्की का, कई सौ साल लगते हैं। उनके पूरे इर्तिका का एक प्रोसेस है जिसमें उन्होंने बहस को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना है। आमिर साहब से शुरू होता है और आज तक ठीक है। आमिर साहब मुझे ब्रेक की, ये तो आपने बाबा आदम तक की बात। ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और तजवीज़ जो कि 23 मार्च 2020 के शो में हमारे प्रोग्राम के थ्रू सामने आई थी, वो तजवीज़ क्या है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट उसको किस तरह से देख रही है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। इस मुल्क से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों खरबों जायज़ कमाए हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने नाजायज़ कमाए हैं। 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब उनके ऊपर एक मखसूस और मुनासिब शरह से कोरोना टैक्स लगाएं और उस टैक्स से जो आमदनी हासिल हो उससे ये जो पिसावा तबका है उसकी मदद करें। अमीर अफराद पर कोरोना टैक्स आयद किया जाए ताकि ये जो टैक्स का पैसा है वो कोरोना रिलीफ फंड में जा सके और इससे अवाम पर, गरीब तबके पर खर्च किया जा सके। नाज़रीन 23 मार्च 2020 का हमारा ये प्रोग्राम था जिसमें ये तजवीज़ सामने आई और तजवीज़ देने वाले खुद आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा बजट में अमीर अफराद पर कोरोना टैक्स आयद करने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। लिहाजा क्या बजट में साहिब हैसियत लोगों पर कोरोना टैक्स लगना चाहिए? इब्राहिम, आप ही से आगाज कर रही हूँ, ये तजवीज़ भी आप ही ने इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी थी, ये होना चाहिए? देखें, जब हमने ये तजवीज़ दी थी तो मुझे 2 PTI के जो रहनुमा हैं जिनमें एक सेनेटर भी हैं, तो उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया था कि ये एक मुनासिब सी तजवीज़ लगती है, इस पर गौर किया जाएगा। फिर जो प्राइम मिनिस्टर की एक मीडिया ब्रीफिंग थी वहाँ जो मैंने सवालात किए थे प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ ये तजवीज़ भी दी थी। अब ये जो सोचा जा रहा है कि एक सुपर कोरोना टैक्स लगाया जाए,
अब जिन लोगों ने इस मुल्क में, एक वो लोग हैं जिन्होंने तो बिल्कुल ही नाजायज़ तरीके से अरबों खरबों रुपए कमाए, उनके ऊपर तो लगना ही चाहिए। इसके अलावा देखें, जिन्होंने बज़ाहिर लीगली भी कमाए हैं अरबों खरबों रुपए, हमें पता है कि ये इसी मुल्क के वसाइल से उन्होंने कमाए हैं। और हमें ये भी पता है कि एक बिज़नेस टाइकून ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपकी जो फाइलें हैं वो कैसे जो हैं वो जल्दी जल्दी मंजूर हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसके नीचे पहिए लगा देता हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप जो हैं वो जो कवानीन हैं उनको थोड़ा बहुत आपने आगे पीछे करके ही अरबों खरबों, वरना इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते। तो आप एक मुनासिब शरह से उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन ये जो अब तजवीज़ आ रही है, इसमें कुछ लोग जो हैं वो ये इनपुट भी दे रहे हैं कि ये कोई इस किस्म का टैक्स हो कि 1000 सीसी जिसके पास गाड़ी है उसके ऊपर भी लगा दिया जाए, और जो तनख्वाहदार तबके हैं उनके ऊपर भी लगा दिया जाए। तो अगर इस किस्म का कोई कोरोना टैक्स लगता है, यानी ऐसे लोगों पे भी लग जाता है, क्योंकि 1000 सीसी गाड़ी जो है वो तो आपकी मिडिल क्लास पहले ही पिछले 1.5 साल में पिस के लोअर मिडिल क्लास में चली गई है, तो ये उनके ऊपर भी लग गया तो ये तो बड़ा जुल्म होगा। हाँ, वो जो लोग हैं, जो सनतकार हैं बड़े बड़े, जो बिजनेस टाइकून हैं, जो पहले ही अपने हिस्से का और जितनी उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है वो टैक्स उतना नहीं दे रहे, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनके ऊपर एक सुपर कोरोना टैक्स लगा के आप जो है वो इकानमी के बाहर से भी एक जो है वो पूल पैदा कर सकते हैं पैसों का, और उससे आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हफीज शेख साहब ये सोच रहे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर भी लगा दें और जो 1000 सीसी गाड़ियों वाले हैं उनके ऊपर लगा दें, तनख्वाहदार तबके पर लगा दें, तो वो जो है वो तो मजीद तबाहकुन होगा। टैक्स दे के ओवरऑल ये तजवीज अच्छी है कि अरबों खरबों जो कमाने वाले उनके ऊपर लगाया जाए। आमिर ज़िया साहब, आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? बात ये कि जब मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और मईशत सुकड़ रही, जैसे कि हमारी अगले कहते हैं 1.5% या 2.25% तक सुकड़ेगी, तो उसमें नए टैक्सेस नहीं लगाए जाते, उसमें टैक्सेस में छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो मतलब अगर हम उसकी बात करें जो कि टैक्स नेट के अंदर आता है, उनकी आपने पहले ही बहुत ज्यादा मतलब उनका अचार निकाल दिया है ना, और उन पर बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, हमारी जो मतलब है मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी टैक्स दे सकते हैं हम लोगों ने उन पे बहुत मैसिव टैक्स लगाया। इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है उसमें भी जो हायर स्लैब या मिड स्लैब के लोग हैं वो अच्छा खासा टैक्स देते हैं, ज्यादा टैक्स देते हैं। तो अगर आप मजीद टैक्स डालेंगे तो एक तो मतलब एक जो भी इकोनॉमी अगर सुधर रही है उसमें तो टैक्स ज्यादा बढ़ाने की कोई तुक ही नहीं होती है, हमेशा वहां पर होता है। अभी तो आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है, तो उसमें टैक्सेस कम करने पड़ेंगे आपको। कहते हैं ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना पड़ेगा। जब भी आप देखें कि शरह सूद में कमी की बात हो रही है और मजीद कम होगी आने वाले दिनों में, तो मेरे ख्याल में ये जो है एक लॉजिकल मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह का वो कोई स्टेप लेते हैं। और फिर क्योंकि लोग इतने तंग आए हुए हैं और एक बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन होगा हर सतह के ऊपर, क्योंकि अगर फर्ज करें आप कहेंगे जी हमने अमीरों पे लगाया, सो कॉल्ड अमीरों पे या बड़े लोगों पे, तो उसका जो मलबा है वो तो आखिरकार नीचे ही आके पड़ता है कि हमारे यहाँ जो है ऑपरेसिव टैक्सेशन होती है, और वो चाहे मतलब फिर हम एक गरीब आदमी जो है वो चीजें जो खरीद रहा होता है उसके उसमें दे रहा होता है, तो उसमें कौम और आपकी बिल बिलाएगी। अभी टैक्सेस बढ़ाने का मसला नहीं है, मसला ये कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे जनरेट करें। अगर आप एक बार बिजनेसेस को बूम करने देते हैं तो खुद ब खुद उसकी जो टर्नओवर होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी वजह से आपके पास टैक्सेशन बढ़ जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए, और यही तरीका होता है टैक्स जमा करने का। इकोनॉमी तबाह है, आपके बिजनेस पे जितना मर्जी बूम आता रहे, ये जो आपके बड़े सनतकार हैं, बड़े जो आपके ताजिर हैं, और ये जो बड़े ये कभी भी अपने हिस्से का टैक्स अदा नहीं करेंगे, और जो निचले लोग हैं वो हमेशा इन आइदर केस पिसते रहेंगे। और ये सर इसमें कई मुल्कों ने, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कई मुल्कों ने ये तजावीज दी हैं कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उनके ऊपर ये नहीं कि आप जो है वो ये एक मुनासिब शरह से सिर्फ 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए ये कोरोना टैक्स लगाएं। तबसरा मुकम्मल करें, मुझे आगे जाने में बस टाइम बहुत कम है। कम टैक्स में अच्छा ऑपरेट करते हैं। अगर आप बड़े बिजनेसेस के ऊपर मजीद टैक्स लगाएंगे तो वो काम धंधा उनका नहीं होगा। सर वो वन टाइम टैक्स है, वन टाइम टैक्स है, उसका बिजनेस एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके जो कमाए हुए पैसे हैं उसके ऊपर टैक्स है, उसका बिजनेस एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है। अमीर आप कहना चाहते हैं अमीरों पे टैक्स लगा दें भाई, वो जो अमीर है वो उनकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। अगर आप उनको बिजनेस के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे तो मैं और आप मुलाजमत कहाँ करेंगे? सर खरबों रुपए वो कमा चुके हैं, खरबों रुपए कमा चुके हैं, टैक्स देते नहीं तो और किस तरह उनको नहीं छोड़ रहे? पॉइंट आपका, मुझे इजाजत दें आगे बढ़ने की, वक्त मुख्तसर है मेरे पास। तजवीज बिल्कुल ठीक है, तजवीज नामुनासिब नहीं है, और तजवीज राजा साहब ने दी थी आपके प्रोग्राम में, लेकिन ये डुएबल किस हद तक होगी, काबिल अमल है या नहीं, टैक्स कैसे लिया जाएगा, और
जिसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, अगर वो उस टैक्स को ट्रिकल डाउन नीचे सारिफ तक पहुंचा दे और वो अपने ही कंपनी के लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दे या उनकी तनख्वाहों को की में कटौती करना शुरू कर दे, तो ये एक उसका साइड इफेक्ट होगा। तो ये बहुत फूंक फांक के कदम उठाने वाली बात है। अगर इसको ऐसे ही बस यक जुम्बिश कलम के लिए टैक्स लगा दिया तो उसका बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि जी वो 5000 मास्क की एक खेप रवाना कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा था पूरी एक फ्रेट ट्रेन होगी जो भर के जाएगी मास्क की। 3 शॉपरों में पूरे आ जाते हैं वो 5000 मास्क। आप 3 शॉपरों में डाले, हाथ में लेके चल पड़े, लेकिन उन्होंने कहा जी एक खेप रवाना कर दी है। तो अभी तक दूसरी खेप उनकी नहीं आई है। ये तो हमारी हालत है कि वीडियो बनाने के लिए उन्होंने ये सारा काम कर दिया और अपने सिंपैथीज गेन करने के लिए जो अभी तक दूसरी खेप नहीं ला सके। ये भी बड़ा खानदानों में से है ना, साहिब सरवत, चूंकि साहिब सरवत आपका लफ्ज था, तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी साहिब सरवत है, हुकूमत के अंदर शामिल हैं। इसी तरह से खुसरो बख्तियार साहब साहिब सरवत है, हुकूमत के अंदर शामिल हैं। अलीम खान साहब साहिब सरवत हैं। तो अब हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा। तो ये किस तरह से लगेगा मुझे तो समझ नहीं आती। एनबीसी अच्छा, मैं बिल्कुल राजा की तजवीज़ से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, टाइमिंग से इख्तलाफ है मुझे। अच्छा, पहले मैं आपको माजी में लेकर चलता हूँ। हम तारीख़ से सीखना चाहिए। एजुकेशन सेस एक लगा था हमारे फिल्म में, थिएटर्स पे, सिनेमा हाउसेस में टिकट के ऊपर। वो कहाँ जाता है, कहाँ गया, उसका मुझे अभी तक पता नहीं चला और वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है अभी तक। और उसको कहा गया था कि एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं हुआ। अभी मैं पढ़ रहा था कि जब ईस्ट पाकिस्तान में फ्लड आया तो शायद ₹1 फ़ी गैलन था या क्या था, टैक्स लगाया अयूब खान ने, और वो टैक्स लोग लगा के भूल गए उस टैक्स को भूल गए। वो सैलाब भी ख़त्म हो गया, वो मुल्क भी ख़त्म हो गया, मुल्क भी टूट गया। फिर कहीं जाकर किसी और हुकूमत में, शायद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में, किसी को ख्याल आया कि ये टैक्स कौन सा है, तो टैक्स फिर वापस लिया गया। तो मेरा ख्याल ये कि अभी तो हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। अभी तो हम सनतकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को, साहूकारों को रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। आवाम को हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, 12,000 फ़ी तकसीम कर रहे हैं हम। अब अगर हम इन्हीं सरमायादारों पर, जो आपको प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में 1 अरब रुपए दे रहा है, 2 अरब रुपए दे रहा है, 10 करोड़ रुपए दे रहा है, उस पर टैक्स लगा देंगे आप। मुझ जैसे गरीब मुलाजिम पर टैक्स लगा देंगे आप। तो मैं तो ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहा हूँ उस सरमायादार के मुकाबले में। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तजवीज़ अच्छी है, खुशाइन इक़दाम है, लेकिन टाइमिंग से आपको इख्तलाफ है। ये बहस बाद में भी हो सकती है। रज़ा रोमी साहब, मेरा ख्याल है बजट के बाद देखते हैं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इस वबा की वजह से जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं बेशमूल पाकिस्तान, ये वक्त आ गया है कि हम अपनी जो माशी ढांचे हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तब्दील करें और वसाइल की असर नौ जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन का सोचें और बंदोबस्त करें। क्योंकि ये तो चीज़ एक्सपोज हो गई है कि हमने अपने गरीब लोगों के लिए और अपने पिसे हुए जो तबकात हैं उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। ना उनके लिए अस्पताल बनाए हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं, और हमने बिल्कुल गलत चीज़ों की तरफ सारे जो वसाइल हैं उनको सर्व किया है। और ये वेल्थ टैक्स जो है, ये बाय द वे IMF भी कह चुका है। IMF ने इसकी तजवीज़ दी है बहुत सारे मुल्कों को, और सिर्फ पाकिस्तान में ये बात नहीं हो रही, मगरबी दुनिया में भी वेल्थ टैक्स का सोचा जा रहा है और आवाज़ें बढ़ी हैं। और शायद इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर इसमें या तो इजाफा होगा या जहाँ पर ये नहीं है उसको लागू किया जाएगा। हमें जो बड़े सनतकार और सरमायादार हैं जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और इस गवर्नमेंट के हमदवा भी हैं या दूसरी पार्टियों में हैं, बिल्कुल उनको उनसे पहल करनी चाहिए। यही वक्त है कि उनकी अगर वो नहीं आगे बढ़कर उस तरह की मदद करे तो फिर ये टैक्स आप ही के कमेंट से मैं कंक्लूड करूंगी सेगमेंट को कि वक्त आ गया है मईशत का ढांचा फिर से तश्कील दिया जाए, क्योंकि जो तजवीज़ सामने आई है किसी हद तक काबिल गौर है, लेकिन देखना यह है कि काबिल अमल इसे किस तरह से बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।